हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। आप ये चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम बात करेंगे आज केमिकल सेक्टर की एक बहुत बढ़िया स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। ठीक है, तो वो स्मॉल कैप आगे जाके आपको बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके देती है। लार्ज कैप जो कंपनी होती है वो आपको 15 से 20% सालाना देती है, पर यह स्मॉल कैप कई बार आपको सालाना में 100% भी देती है और 200% भी रिटर्न आपको देने की उसमें क्षमता होती है। एक बार वो भी देख लीजिए कि स्मॉल कैप कंपनी जब मार्केट क्रैश होता है तब उसमें 50 to 60 70% का क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, तो स्मॉल कैप की कंपनी में जितना रिवर्स है उतना रिस्क भी है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं केमिकल सेक्टर के बारे में कि जो एवरग्रीन सेक्टर है, हर जगह पे हर देखिए तो हर खाने में है, हर कुछ ना कुछ अपना आइटम में वो केमिकल का यूज़ हर जगह पे हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये केमिकल सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये कौन सा स्टॉक है वो एक बार स्टडी पर्पज़ के लिए ये वीडियो है, कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, बात करेंगे ये कंपनी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। पहले हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप कितना है। कंपनी का मार्केट कैप 1994 करोड़ का है। करंट प्राइस है उसकी 1749 की और हाई बनाया है 1905 रुपये का और लो बनाया है 1172 रुपये का। ठीक है, पी वाइज कितना है? स्टॉक पी अभी 31 का है, तो स्टॉक पी वाइज अभी सस्ता है, आपको सस्ते दाम में अभी मिल रहा है। आप उनकी प्राइस पे मत देखिए, उसके पी पे देखिए, उसका वर्क देखिए, उसका जो सेक्टर है वो देखिए। अभी प्राइस पे कोई शेयर डिपेंड नहीं करता है और आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो प्राइस बेस पे ही मिलता है। ठीक है, आप 1900 के एक शेयर लो और 10% का प्राइस आपको रिटर्न मिल रहा है, और आप 1900 के 50 शेयर लो कोई भी कंपनी के, छोटी कंपनी के छोटे प्राइस में, तो वो भी 10% के हिसाब से दोनों का सेम ही हो रहा है। तो अभी आप प्राइस पे कभी नहीं जाना होता है। ठीक है, 1994 करोड़ का उनका मार्केट कैप है, 1749 उसकी प्राइस मत देखना आप। ठीक है, और बात करेंगे उस पी वाइज 31 का है, तो पी वाइज भी सस्ता है। डिविडेंड भी दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.03 की है और ROC 22 का है। 15 की अप है ROE और ROC, तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। ROE है 31% का। फेस वैल्यू है उसकी 10, तो आने वाले टाइम में ये बोनस और स्प्लिट जैसी आपको चीज़ें दे सकता है। ठीक है, और की पॉइंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं उसके क्या की पॉइंट्स है, वो कहाँ का काम कर रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कौन से कंट्री से आ रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कौन कौन से केमिकल वो बना रही है और कौन कौन से क्लाइंट को उसको बेच रही है। ठीक है, और कौन मेन उसके क्लाइंट है। तो एक बार बात करेंगे कि ये कंपनी फूड एंटीऑक्सीडेंट है, रबर है, लुब्रिकेंट एडिटिव, एरोमा केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल बना रही है। और रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं कि रेवेन्यू कौन कौन से सेक्टर से कितना कितना आ रहा है। तो एरोमा केमिकल से 14% का आ रहा है, रबर केमिकल से 35% का रेवेन्यू आ रहा है, फूड एंटीऑक्सीडेंट 13% का, लुब्रिकेंट एडेसिव से 14% का और स्पेशलिटी केमिकल से 25% का, और रबर से उसका 35 मेजर रबर केमिकल से आ रहा है और स्पेशलिटी केमिकल से 25 का आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि उसके क्लाइंट बेस पे 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स है और 50 कंट्री से ज़्यादा वो कंट्री में बेच रही है। 50 से ज़्यादा देशों में वो उसका कारोबार चला रही है, वो बेच रही है। ठीक है, उसके कौन कौन से मेजर कंट्री है उस पर रेवेन्यू जैसे सबसे ज़्यादा आता है, तो वो कौन कौन सी कंपनी में मेजर बेच रही है, तो वो देश है ये अपना USA है, अमेरिका, UK है, यूनाइटेड किंगडम, ईरान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, सिंगापुर है, जर्मनी है, UAE है और अदर कंट्रीज भी है। ठीक है, तो 50 से ज़्यादा देशों में ये अपनी प्रोडक्ट बेच रही है। तो उसमें रेवेन्यू ब्रेकअप भी एक बार देख लेते हैं कि अपना ये इंडिया लेवल से 36% का रेवेन्यू आ रहा है, USA से 27% का आ रहा है,
यूरोप से 22% का आ रहा है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बाकी अन्य देशों से 15% का आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा यूएसए और अपने इंडिया और यूरोप से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और क्लाइंट बेस एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्लाइंट है, ठीक है। उसमें बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है, बड़े बड़े क्लाइंट बेस को स्मॉल कैप कंपनी के क्लाइंट है। बड़े बड़े कंपनी ये स्मॉल कैप कंपनी से अपना केमिकल ले रही है, बाई कर रही है, ठीक है। तो ये कंपनी क्लाइंट बेस देख लेते हैं कि डाबर है, कॉन्टिनेंटल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, बाल्मेर लॉरेंस है, इंडियन ऑयल है, अपोलो टायर्स है, सीएट है, अदानी विल्मर है, केवा है, केमिन है, जेके टायर है और एमआरएफ है। तो इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कि ऐसा कोई छोटा मोटा क्लाइंट नहीं है। 2-3 जगह पे उसका क्या ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक वापी में है, दहेज में है, पखाजन में है। और एक बार देख लेते हैं इनका सेल्स वगैरह क्या है कि कंपनी का सेल्स कितना है, वो कितना बेच रही है, कितना उसमें से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेल्स अभी देखते हैं कि 2020 से 2023 में काफ़ी बढ़िया जंप है, 77 करोड़ से अभी मार्च 2023 से 23 तक 148 करोड़ का वो सेल्स बढ़ाया है। सेल्स में भी काफ़ी अच्छा जंप है, एक्सपेंस में भी है क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो एक्सपेंस तो बढ़ने ही वाला है, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी काफ़ी जंप है, 13% 20 में था 2020 में, अभी 17% के आसपास है, 17-18 एवरेज उसकी आ रही है, ठीक है। अभी एक बार बात कर लेते हैं कि ये मार्च 2020 का 77 करोड़ का सेल्स है और अभी देख लेते हैं इनमें से कि मार्च 2023 में 148 करोड़ का सेल्स है। तो वो सेल्स में भी अभी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। अदर इनकम में एक बार बात करते हैं कि अदर इनकम 2020 से अभी एवरेज 1 करोड़ से 3-4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और एक बार बात करते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 2020 में कितना था, 2 करोड़, उसके बाद 3 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़। एक क्वार्टरली में बात कर रहा हूँ, ईयरली बात नहीं हो रही है। 11 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, 14 करोड़, 21 करोड़, 21 करोड़, 8 करोड़ और 14 करोड़, ठीक है। तो प्रॉफिट में भी 2 करोड़ से अभी 14 करोड़, 15 करोड़, 21 करोड़ के आसपास अभी वो भी काफ़ी अच्छा जंप है। पर देख लेते हैं कि ईयरली उसका सेल्स और प्रॉफिट का आपको बढ़िया उसमें नज़र अंदर जाएगा। ये रहा ईयरली सेल्स का। ईयरली सेल्स 2015 में देख लेते कि 169 करोड़ का सेल्स 2015 में था। अब भी देख लेते कि अभी मार्च 2023 में 670 करोड़ पे पहुंच गई है सेल्स में ये कंपनी, ठीक है। और प्रॉफिट में भी उतना ही जंप है। यहाँ पे 2015 में कंपनी सेल्स तो कर रही थी पर उसके एक्सपेंस में चला जाता था पैसा, तो वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही थी, ठीक है। तो अभी 2015 से 0, उसके बाद 2016 में 2 करोड़ है, 2017 में 4 करोड़ है, 2018 में 8 करोड़ है, 2019 में 12 करोड़, 2020 में भी फ्लैट परफॉर्मेंस कोरोना की वजह से जो भी इम्पेक्ट पड़ा है थोड़ा बहुत, तो वो भी उसमें भी सेम ही रहा है 12%, यानी सालों साल जंप है। पर ये कोरोना की वजह से ये फ्लैट परफॉर्मेंस 2 साल में दिया है, 19 और 20 में। 2021 में बात करते हैं तो 12 से डायरेक्ट 21 करोड़, यानी कि डबल के आसपास ही, ठीक है। मार्च 2022 में देख लेते हैं कि 21 से 53, डबल से ऊपर का हो गया है। और मार्च 2023 में बात करते हैं तो 64 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर इसमें सेल्स में भी जंप है, प्रॉफिट में भी जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। CAGR के हिसाब से देखते हैं कि 5 ईयर का 75 या 3 ईयर का 144 करोड़, सॉरी 144% का CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बना के आने वाले सालों में बना के दे सकती है। ये कोई शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने में 1-2 सालों में नहीं बना के देंगी, ठीक है।
इसमें लंबी पारी आपको रहना पड़ेगा, लंबा टाइम खींचना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये रिटर्न जनरेट होते हुए मिलेंगे। ये 2015 से आप अभी तक देख रहे हैं, कितने साल हुए, 2015 से अभी तक का 8 साल हुआ, 2023 तक अभी स्टिल में 8 साल हुआ, तभी ये 0 से 64 करोड़ पे पहुंची है नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम देना होगा, वैसे ही 1-2 महीने 5 महीने 1-2 साल में नहीं रिटर्न बनेगा, ठीक है। अभी एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि कंपनी के पास कितना रिज़र्व है, ठीक है। 2015 में 2 करोड़ से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये रिज़र्व है। 2015 से 2 करोड़ से स्टार्ट किया था, 2, 4, 7, 23 करोड़, 35 करोड़, 47 करोड़, 68 करोड़, 162 करोड़ और 226 करोड़, 226 करोड़। अभी स्टील 2 करोड़ से लेके 226 करोड़, ठीक है। तो इसमें भी टाइम लगा है कंपनी को ग्रो होने में। तो अभी स्मॉल कैप की कैटेगरी में है, या अभी ये मिड कैप और लार्ज कैप बनेगी तो आपको कितना रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, वो आप सोचिए। और कंपनी के पास बोरोइंग भी है, बोरोइंग देख लेते हैं। 121 से अभी तक का बोरोइंग है 324 करोड़, यानी उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 तरह की बोरोइंग आती है। कि लॉन्ग टर्म में लंबी साल की आती है और शॉर्ट टर्म में तो प्लस माइनस होती रहती है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो 150 से 157 करोड़ के आसपास की है, 160 के आसपास की, 160 करोड़ की। तो उससे रिज़र्व उससे ज़्यादा है 226 करोड़ का। तो कंपनी के फेलियर का कोई चांस ज़्यादा बनता नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी कैश है, ठीक है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो की एक बार बात कर लेते हैं कि एक्टिविटी कैश में उसके पास अभी 34% का है, और फिनेंशियल अभी है 118 का, 118 करोड़ का। तो अभी केस भी कंपनी अच्छा मेंटेन कर रही है, ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का नाम देख लेते हैं पहले तो, ये कौन सी कंपनी है। ये कंपनी का नाम है यासो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, यासो इंडस्ट्रीज़, ठीक है। केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। इसमें एक बार प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं कि प्रमोटर सबसे कंपनी के जो मालिक होते हैं, प्रमोटर होते हैं, वो कितने हैं। उसके बाद FIS, DAS, अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और ये अपने पब्लिक, अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये अपने प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखिए तो 70% के अप है, 71.54%, 71% की उसके पास होल्डिंग है, ठीक है। तो कंपनी को ये प्रमोटर को कंपनी पे अभी ट्रस्ट है, तभी बने हुए हैं, वरना तो वो बेच के नहीं चले जाते। पर ये 71% का उसके पास स्टेक है, ठीक है। तो और FIS की होल्डिंग भी उसने थोड़ी थोड़ी लेके अभी 0.12 की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और पब्लिक के पास 28-28.5% के आसपास पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर ये स्टॉक को स्टडी पर्पस के लिए अभी उसको रख सकते हैं आपके वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।